एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में यह राइज होता है कि हम रिप्रोडक्शन पढ़ते क्यों हैं और इसको बायोलॉजी में क्यों रखा गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से जो स्पीशीज है उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which formation of new offspring takes place with the help of pre-existing organism। means pre-existing organism की हेल्प से किसी न्यू offspring की फॉर्मेशन होना आपका रिप्रोडक्शन होता है। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ लाइफ की स्टेजेस पढ़नी होती है। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन किसी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। और लाइफ स्पैन के अंदर जब हम डेथ मेंशन कर रहे हैं तो डेथ आपकी नेचुरल होनी चाहिए, एक्सीडेंटल डेथ को हम लाइफ स्पैन में इंक्लूड नहीं करते। सो आपकी लाइफ स्पैन है क्या? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। अब कई बार क्या होता है, जो नेचुरल आपका लाइफ स्पैन है उसके साथ बच्चे इंटरलिंक कर देते हैं लाइफ साइकिल को। आपकी लाइफ साइकिल किसी भी तरह से लाइफ स्पैन से रिलेट नहीं होती, क्योंकि लाइफ स्पैन में आपका सिर्फ पीरियड आया फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और जो आपकी लाइफ साइकिल होती है उसमें हम लेते हैं द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन विच एन इमैच्योर ऑर्गेनिज्म इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रॉग का केस लें तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है एग। एग से बनता है लार्वा, लार्वा से बनती है टोड और टोड से बनता है आपका फ्रॉग। तो इसमें इमैच्योर ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हुआ मैच्योर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसको हमने माना लाइफ साइकिल। लाइफ स्पैन आपकी बुक में कुछ ऑर्गेनिजम्स का दिया हुआ है जो याद करना जरूरी होता है, क्योंकि नीट वगैरह के अंदर इनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं क्रो, पैरट। जो क्रो होता है उसका लाइफ स्पैन होता है अप्रोक्स 10 to 14 ईयर्स का, जबकि जो पैरट है उसका लाइफ स्पैन होता है आपका 140 ईयर्स का। तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है कि जो लाइफ स्पैन होता है आपका वो किसी भी तरह से कोरिलेट नहीं करता ऑर्गेनिज्म के साइज पे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि उसका लाइफ साइकिल बड़ा हो जाएगा या लाइफ स्पैन उसका बड़ा होगा, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा भी नहीं होगा। तो उनके साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करेगा आपका लाइफ स्पैन। कुछ और एग्जाम्पल ऐसे हैं आपके, जैसे हो गया एलिफेंट, हॉर्स और क्रोकोडाइल। अब इन तीनों के साइज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बट इनकी जो लाइफ स्पैन माना जाता है वो होता है 60 ईयर्स का। तो लाइफ स्पैन पढ़ने के बाद लाइफ स्पैन के अंदर कुछ आपकी फेजेस आती हैं मेन। हमारे पूरे लाइफ स्पैन के अंदर 3 फेज सबसे मेन होती है। एक होती है आपकी बर्थ, उसके बाद आती है जुवेनाइलिटी फेज, और लास्ट में आती है आपकी डेथ। बर्थ क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से डिटैच होकर खुद के मेटाबॉलिक सिस्टम शो करना शुरू कर देगा। मीन्स उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किसी भी तरह से मदर पे डिपेंड नहीं रहेगा, या फिर जो उसके दूसरे सिस्टम है लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये किसी भी तरह से मदर पे डिपेंड नहीं होंगे। तो उस टाइम हो जाती है उसकी बर्थ। उसके बाद आता है जुवेनाइलिटी फेज। जुवेनाइलिटी फेज के अंदर होता है द पीरियड ऑफ ग्रोथ। मीन्स आपकी बर्थ होने के बाद डेथ तक जो भी ग्रोथ हो रही है वो जुवेनाइलिटी फेज के अंदर आएगी। और लास्ट में आती है डेथ। डेथ में क्या होता है कि जितने भी आपके मेटाबॉलिक सिस्टम होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। लाइफ स्पैन के अंदर मेन फेजेस हो गई हैं आपकी 3। इसके बाद हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन के टाइम। तो ये हम अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन के हमारे पास मेनली 2 टाइप्स होते हैं। वन इज सेक्सुअल एंड सेकंड वन इज असेक्सुअल।
हैं पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, वन इज मेल एंड अदर वन इज फीमेल। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वो या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों नहीं होंगे। इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो अलग अलग तरह के गैमेट बनेंगे, मेल और फीमेल, तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसके अलावा अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे, न्यू बेबीज बनेंगे, वो अपने पेरेंट्स से थोड़े बहुत डिफर कर सकते हैं इन जेनेटिक्स और इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो बेबीज प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर जो कैरेक्टर होंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होंगे, वो एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी अपने पेरेंट्स की तरह दिखेंगे। मीन्स एक तरह से क्लोन होते हैं जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल अपने पेरेंट्स के सिमिलर रहेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कैरेक्टर हैं उनकी कम्बिनेशन हो रही है। अगर कैरेक्टर की कम्बिनेशन होती है तो इसमें क्या होगा, हमारे पास इवोल्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें इवोल्यूशन के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही पेरेंट्स के जेनेटिक्स आगे चलेगी और उसके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका वो स्लो प्रोसेस होता है और असेक्सुअल आपका फास्ट प्रोसेस होता है। अब असेक्सुअल फास्ट प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना कोई गैमेट फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ आपकी एक डिवीज़न होती है जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक सेल डिवीज़न। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपकी दोनों तरह की डिवीज़न हो सकती है, वो हो सकती है आपकी माइटोटिक और मियोटिक। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ेंगे आप, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेनली क्या आता है, एक हमारे पास होता है बाइनरी फिजन, सेकेंड होता है हमारे पास बर्डिंग, इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और स्पोर्युलेशन। तो मेनली हमारे पास 5 टाइप्स आ गए, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और स्पोर्युलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, या तो वो मेल होगा या सिर्फ फीमेल होगा। बाइनरी फिजन में क्या होता है, फिजन का मतलब होता है डिवीजन, और जो हमारा बाई वर्ड यूज होता है ये होता है टू के लिए। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंटल बॉडी होती है वो आपकी ब्रेक हो जाएगी टू डॉटर सेल्स के अंदर। आप टू डॉटर सेल बोल सकते हैं, टू डॉटर इंडिविजुअल्स बोल सकते हो। यहाँ पे हम जो डॉटर बोलते हैं इसका मतलब होता है जो हमारे पास न्यू बॉडीज फॉर्म होंगे। जो बाइनरी प्रोग्राम को ये रेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम बाइनरी फिजन का एग्जांपल लेंगे अमीबा के अंदर। अमीबा हमें पता होता है कि इरेगुलर शेप्ड बॉडी होती है, तो इसके अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साथ में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। तो अमीबा के अंदर डिवीजन किस तरह से होती है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पहले वो डबल होना शुरू कर देता है, मीन्स अपने अंदर जो डीएनए है, आरएनए है, जो भी है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने लग जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, जब डबलिंग अमाउंट होना शुरू होता है तो इसके अंदर एक कॉन्स्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाती है, मीन्स जो इसकी साइड वॉल होती है ये थोड़ा सा श्रिंक होना स्टार्ट कर देती है। जैसे ये श्रिंक होना स्टार्ट करेगी तो हर
हर डॉटर सेल के पास अपना अपना साइटोप्लाज्म और 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। इसके बाद हम एक एग्जांपल ले सकते हैं पैरामीशियम का। पैरामीशियम में भी आपकी सेम डिवीजन हो रही है कि एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, साथ में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और हमारे पास 2 नए डॉटर सेल बन जाएंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो अमीबा में डिवीजन हो रही है वो है इरेगुलर डिवीजन, मीन्स किसी भी पार्ट से वो डिवाइड हो सकता है। बट जब आप पैरामीशियम में डिवीजन करोगे तो डिवीजन होगी सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल। ऐसा क्यों होता है कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर न्यूक्लियस आपका एक पोल पे प्रेजेंट होता है और इसके अंदर इरेगुलर डिवीजन पॉसिबल नहीं होती है। बाइनरी फिजन के बाद हम पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास एक पेरेंट बॉडी होती है और उस पेरेंट बॉडी के ऊपर एक स्मॉल प्रोजेक्शन बन जाती है और ये प्रोजेक्शन जो होती है इसको हम नोड बोल सकते हैं या इसको हम बड बोल सकते हैं। क्या होता है? पेरेंटल बॉडी के ऊपर एक बड अराइज हो जाती है जो मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंटल सरफेस से डिटैच हो जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके रहेंगे यीस्ट और हाइड्रा। इसके बाद हम चलते हैं फ्रेगमेंटेशन पे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जो पेरेंटल बॉडी होती है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाते हैं और हर फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर जाता है। इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं स्पाइरोगायरा। और फ्रेगमेंटेशन होती कैसे है? मान लो हमारे पास ये स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये आपकी सेल वॉल। इसके अंदर स्पाइरल फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं और जो स्पेस इन क्लोरोप्लास्ट को अलग करता है उसको हम बोलते हैं सेप्टम। और हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसमें डिवीजन क्या होती है कि कहीं से भी जो आपकी पेरेंटल बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाती है। मान लो हमने इसे डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इससे क्या होगा? हमारे पास 3 नए स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस हो जाएंगे और हर एक के पास अपना क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। स्पाइरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन हुई। इसके बाद हम चलेंगे रीजनरेशन के ऊपर। रीजनरेशन में क्या होता है कि जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीजनरेट करता है और उससे कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये मोस्टली होता है प्लेटफॉर्म के अंदर जिनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रेजेंट होती। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से होता है। पूरी बॉडी में सिर्फ इसकी आईज दिखाई देती हैं। अब ये क्या करता है? जब इसको डिवीजन करना होता है तो मान लो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 तरफ से हमने इसको डिवाइड किया। पार्ट बने आपके पास 3, एक ये वाला, एक ये वाला पार्ट है और लास्ट में ये वाला। अब यहाँ पे क्या होगा? जो आपका ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाली बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर देगा। रीजनरेट होने के बाद न्यू इंडिविजुअल इसी तरह से यहाँ पे होगा। नया इंडिविजुअल और यहाँ पे भी आपका इसी तरह से रीजनरेट हो जाएगा। तो इसमें सीधी सी डेफिनेशन लिखनी है, द प्रोसेस इन विच द लॉस्ट पार्ट ऑफ पेरेंट इज रीजनरेट आफ्टर द सेल डिवीजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास पेरेंटल बॉडी होती है वो कुछ टाइप के स्पोर्स बनाते हैं और वो जो स्पोर्स होते हैं मैच्योर होने के बाद न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल जो लेते हैं वो होते हैं मोस्टली हमारे पास एल्गी, फंगस, जिनके अंदर इतनी ज़्यादा हायर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं जू स्पोर्स।
जो जूस स्पोर्स होते हैं वो मोस्टली मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और मोटाइल है इसलिए इनके ऊपर एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। बिकॉज जो फ्लैजिला होते हैं उनका फंक्शन यही होता है कि वो किसी भी चीज़ को मोटाइल बनाते हैं। अब क्लाइमेटोमोनास के अंदर क्या होता है कि जैसे एक जूस स्पोर प्रेजेंट है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है और बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। जब मैचुरेशन होती है इनकी, मैचुरेशन होने के बाद जितने भी हमारे स्पोर्स बने उनके ऊपर फ्लैजिला आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही फ्लैजिला आने शुरू होते हैं ये अपने पेरेंटल बॉडी को ब्रेक करके और बाहर आ जाते हैं। तो एक जूस स्पोर से आपके काफ़ी सारे जूस स्पोर्स बन सकते हैं। तो इसके अंदर हुआ स्पोरुलेशन। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कोनिडिया। कोनिडिया मोस्टली फॉर्म होता है पेनिसिलियम के अंदर। पेनिसिलियम का आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ ब्रांचेस टाइप के होते हैं, इन ब्रांचेस के ऊपर हमारे पास कोनिडिया बन जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है कोनिडिया, जो राउंड सर्कल होते हैं। इन कोनिडिया के अंदर बहुत सारे कोनिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो मैच्योर होने के बाद अपनी वाल को ब्रेक करते हैं और इनमें से हर एक स्पोर जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद न्यू इंडिविजुअल बनाता है।